सुमित व्यास, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी ऑन हाउ आई मेड इट। क्या चल रहा थैंक है यू। आपके लाइफ में? चल रहा है, काम चल रहा है। फाइनली आई मीन दिस ईयर थिंग्स हैव स्टार्टेड पिकिंग अप। इस जनवरी से शूटिंग है, थोड़ी जोर शोर से शुरू हुई है। हम्म। तो अच्छा है, अब काम हो रहा है। फैंटास्टिक। बट आई गेस इट्स स्टिल स्लो। इट्स इट्स स्टिल स्लो इन द सेंस कि कई बारी क्या होता है कि चीजें प्लान हो जाती है, हम फला शहर में शूटिंग करने जा रहे होते हैं और वहां पर लॉकडाउन हो जाता है, या किसी एक यूनिट मेंबर को भी अगर कोरोना हो गया तो फिर वो पूरी शूटिंग रुक जाती है। तो हम्म। वो उस किस्म की अड़चने भी आ रही है। आई एम श्योर वो हर किस्म के काम में वो अड़चने आ रही होंगी। तो सब लोग, नाउ पीपल आर जस्ट गेटिंग यूज्ड टू इट अनटिल एंड अनलेस वो पूरा वैक्सीनेशन हो जाए और चीजें फिर से पहले जैसी हो जाए। तब तक तो यही नया नॉर्मल है। इसी की आदत हमें डालनी पड़ेगी। तो आज हम आपकी जर्नी कवर करेंगे, जो 2004 में शुरू हुई थी, वो हुए ना तुम्हारे टीवी शो से। तो सुमित, जी। कैन यू टेल मी राइट अप, हैज द इंडस्ट्री गिवन यू योर ड्यू इन दीज 17 Yeah, लॉन्ग years? I feel the industry has given me more than what I had expected out of it. To be very honest, I don't हम्म। think. And what I what I thought and I haven't got, I'm as much to blame for it as anyone else. I don't believe in putting this onus on someone else कि इनकी वजह से या उसकी वजह से या फला की वजह से मैं वो नहीं कर पाया जो मैं करना चाहता था। मुझे लगता है कि खुद ही में ढूंढना चाहिए आपको, आप क्या कर सकते हैं बेहतर। जब जब मैं आया था इंडस्ट्री में, मैं आई थिंक सन 2000 में मैंने थिएटर करना शुरू किया था। तब से ही मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। तब मैं छोटा था, 16-17 साल का था। उस समय मैं जिन हालातों में था पर्सनली, कि मैं ना पढ़ाई में अच्छा था, ना कुछ लाइफ का कोई एजेंडा था, ना कुछ कर पा रहा था। तो किसी भी दिशा में नहीं जा रही थी मेरी जिंदगी उस समय। हम्म। तो वहां से इस 17 साल की उम्र में जब मैंने थिएटर करना शुरू किया, तो थिएटर ने ना सिर्फ मुझे अपनाया बल्कि एक किस्म से मेरी परवरिश की है। थिएटर ने, उन्होंने मुझे पढ़ाया। जो कुछ भी मुझे पता है, चाहे वो लिटरेचर के बारे में, साइंस के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, वो सारा वो पढ़ाई सारी मेरी थिएटर से हुई है, कहानियों से हुई है। और जो जीवन का अनुभव सारा मैंने सीखा है वो इसी इंडस्ट्री में सीखा है। और बहुत जल्दी मैंने काम करना शुरू भी कर दिया था। मैं आई थिंक 18-19 साल का था, तब से मैंने हल्के फुल्के ऑडिशन देने शुरू कर दिए थे। हालांकि उस समय काम मिलता नहीं था, पर मैं जाता जरूर था। अभी इस जमाने में आई डोंट नो कैसे होता है, उस जमाने में फेमस स्टूडियो एक है वर्ली में। तो वहां पर सारे एड फिल्म के और बड़े बड़े ऑफिसेज हुआ करते थे। और वहां पर उस समय वो होता था, एक 50 रुपए की एक तस्वीर की पोस्ट कार्ड कॉपी होती थी। उसपे 3-4 एक पोज होते थे, एक चश्मा लगा के, एक ऐसे रख के, एक सोचते हुए, एक ब्लैक एंड व्हाइट में सिगरेट पीते हुए, ऐसे 3-4 एक एक कस्टम पोज थे, जो ऐसे 50-50 रुपए की चार वो करवा के उसकी बहुत सारी कॉपियां हम लोग निकलवाते थे। और अंधेरी स्टेशन पे ना एक बंदा बैठता था जो आपका फोन नंबर प्रिंट कर देता था। और वो उसको आपको ऐसे 100-150 रुपए में बहुत सारे वो स्टिकर प्रिंट करके दे देता था आपको। तो वो करवा के हम सबके दफ्तर में वो डालते रहते थे। तो ये एक हमारा दिन का वो था कि सवेरे उठ के नहा धो के टी शर्ट और जीन्स पहनते थे, एक शर्ट और पैंट साथ में रखते थे, और हर दफ्तर में से घूम के देखते थे कि ऑडिशन हो रहा है, मैं फिट होता हूँ क्या? नहीं नहीं, आप अच्छा ठीक हो रहा है, मैं फिट होता हूँ क्या? हाँ, आपको किसी ने बुलाया है? हाँ। झूठ बोल के वहां घुस गए कि क्या पता कुछ हो जाए। तो ये था। तो उस लिहाज से देखा जाए तो यार बहुत दिया है इंडस्ट्री ने तो। तो जहां तक मैं इस बात को समझ रहा हूँ, थिएटर पॉलिश्ड योर acting base, and the auditions which you gave, you या have taken it as a learning in your stride. They were never wasted. Am I right? या यस, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, आई नेवर लेट इट affect me. It's a nicer story when I think about it now, and I can romanticize the whole struggle I went through. But when I was in it, I didn't let it. At no point did I feel that it will not happen for me, to be very honest. At no point did I feel that I'm not going to do well
or this is not going to lead to anything else. I always, a part of me knew that this has to happen. There is no two ways about it. I am going to be an actor. I am going to be doing stuff, and people are going to know me. This is what's going to happen. Uh, I don't know if it was stupid of me to think that, or if it was just the sheer hard work in me that was giving me that confidence that it will happen for me. But yeah, I didn't take it negatively, to be very honest. You said you knew that people will know you one day. So what was Yeah. driving you? Was it really just the passion of becoming an actor per se? Or was it also that, when you walk out from your house or when you walk out from your office, people should say, oh, here goes Sumit Vyas. They should run after you. They should chase you. They should get your autographs. No, I didn't think I'm going to be that sort of an actor where people are just pounding me with attention. So I never chased that also. But I had a huge thing for respect. I still do. From the smallest level to the biggest level. I crave respect for what I do. I can go unpaid, I can go hungry, but I cannot go disrespected. That really bothers me. So my whole thing was that whatever I do on stage or film or cinema or TV, uh, people should watch it and look up to me and think that, oh, is there a good job? Oh, that's a good actor who's going, and I wanted to be known as that guy, as I would speak about certain actors who would cross me and, hey, that's such a good actor. He's a good actor. And there was a certain amount of respect with which and then there were also actors who were very popular, who were very good looking, who would come out of a Mercedes or whatever, but I never got attracted to them, I never thought that this is this enigmatic thing because I could see it through. I didn't think there was much to it. So I wanted to be that. That was the aim. That's still the aim, actually. That's fantastic. But you said that you crave for respect. So I'm tempted to ask you here that was there any project, I don't know if you'll take the name, but was there, first of all, any project where you felt that there is no dignity of labor, there is no respect that you're getting, and you chose to opt out of it? Opt out? No. I haven't opted out or walked away from a project yet. I mean, I've had altercations a couple of times on a set, but I never walked out. I don't know why. Somehow it never made sense to me that I would leave something in the middle. Many years ago, I was doing those episodic shows that used to come on television on ZTV, Rishte or something. तो उसमें एक कहानी में मैं काम कर रहा था और एक बड़े सीनियर डायरेक्टर थे FTI के. उन्होंने मुझसे ये कहा था कि always complete the shot. एक कुछ हुआ कि एक शॉट चल रहा था, एक सीन चल रहा था और बीच में कुछ हो गया. आई थिंक गाड़ी आ गई या कुछ हो गया और बड़ा लंबा सा था और कट गया वो. मैं रुक गया. मैंने कहा फिर से करते हैं. Why didn't you complete the shot? I said, because people had forgotten and, they were all over the place. He said, it doesn't matter. Always complete the shot. You never know what comes out of it. Some of the worst takes have ended up becoming the best takes in films. And that really hit home with me. It's like some of the worst things that I may be involved in or whatever may turn out good or I may get something out of it that I'm not even aware of. So I never opted out. But I have experienced it and I've never worked with those people again. That I have done. Wherever I felt that ये हुआ है, कितने भी वो बड़े लोगों, और एक आधी बार ऐसा हुआ है कि काफी बड़े लोगों के साथ मैं एक प्रोजेक्ट में जुड़ा और मैंने देखा कि उनका रवैया बहुत खराब था, तो मैंने नहीं किया. उसके बाद अच्छे पैसे भी आए. उनको ये बताना भी मुझे जरूरी नहीं लगा कि मैं उनको, मेरे बताने से वो उनका हृदय परिवर्तन नहीं हो जाएगा और वो कुछ अलग नहीं बन जाएंगे. बट मैं नहीं करूंगा इनके साथ काम. ऐसा मैंने किया है. So there is one thing here, when you say no to a big filmmaker or a big TV showmaker,
Yeah. Either I don't know where exactly you said that, whether to TV or films. Don't you end up burning bridges? No, I don't. I don't tell them why I'm saying so. I just don't work with them again. I avoid them. I don't like confrontation. मुझे उसमें उससे बड़ा वो होता है. Yeah, but the offer has come to you. It has rung your bell. So now when you're going to avoid it, my question is that don't you think that अरे यार relationships बिगड़ जाएंगे industry में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं. I mean, most people understand if you're busy doing something else or if you don't have dates or है ना, वो तो मैंने सीख लिया इतने सालों में कि कैसे घुमाना है. अगर मुझे नहीं करना है तो मैं नहीं करता हूँ. मैं घुमा देता हूँ. पकड़ में नहीं आता फिर मैं. That's fine. But you said you have had altercations. Now, are these altercations only because of dignity of labor not coming across, or are these altercations also because you had creative differences? Mostly dignity of labor. Creative differences, what happens is, so I'll answer both questions. There are a lot of times now, I think I'm at a stage where I can, sit and argue with someone saying, I'm not convinced with this and maybe we need to do this, because I have some body of work that I've done. I've invested close to 2 decades now doing this. So I know what I'm talking about, so it's not. But having said that, after a point when I feel that, some people are really adamant, they're not receptive. So if I see that there is a problem in a scene or if there is a problem in the narrative and I can see that this is not going to fall right, I try and humbly put it that ये मुझे लगता है थोड़ा ऐसे कहे तो हम बेहतर होगा, ऐसा होगा. पर कुछ लोग दिमाग में शेक्सपियर बन चुके होते हैं, उनको लगता है नहीं, उन्होंने जो लिख दिया है वो ना पहले किसने लिखा है ना होगा, तो फिर उनको हिलाना बहुत मुश्किल होता है सेट पर. अगर ठीक है फिर कर लो, करके निकलते हैं. क्या है अपना 9 बजे अपना टाइम complete the shot. Complete my shot. I'll move on and forget about it. Yeah. It's all in the day's work, so it's fine. So you didn't answer the second part of your question, of my question. Dignity of labor. What exactly do you mean by dignity of labor? Okay, I'll tell you. I used to do a TV show back in the day. Okay, and it was like it's a laborious job. Every morning you come at 8:30, 9 o'clock, finish at 9, 10 o'clock, whatever. And because I was doing a lead part in that TV show, I had a certain amount of leeway, कि मैं इतने बजे आऊंगा, इतने बजे जाऊंगा. मैंने देखा एक शख्स थे जो उसमें नौकर का किरदार निभा रहे थे. वो नौकर का किरदार निभा रहे हैं, वो आदमी नौकर नहीं है, वो एक्टर है. और जो प्रोडक्शन वाले थे उनसे बड़ा गलत व्यवहार करते थे. मैं रोज देखता था कि अगर मैं बोल रहा हूँ मैं सवेरे 9 बजे आऊंगा शूटिंग पर, तो उस आदमी को 8 बजे बुला ले. मैं कहा जब मैं ही 9 बजे आऊंगा और मैं तैयार होकर 9:30 बजे से शूटिंग शुरू करूंगा और पहला सीन जो आपने भेजा है उसमें ये आदमी है नहीं, तो उसको बेचारे को क्यों आप सवेरे बुलाते हो. तो एक बार ऐसा हुआ कि मैं ये देखता था पर मैं पढ़ता नहीं था उसमें. मुझे लगता था यार उससे भी he has to stand up for himself also, so maybe it's not right for me to become this whatever savior. Then one day I was sitting in my makeup room and he came and he was almost in tears and he said, again he was yelling at me for coming late and was being very nasty to me, the production guy. And it was actually my son's, he had a son and some school thing, and he had requested that, maybe if I can come by 9:30 because I need to take him to the school. And he was being very, very arrogant that I'll get you fired, falana dinka. And that day I lost it. So I said, come down with me. And और फिर मैंने उसकी काफी बजाई प्रोडक्शन वाले की. मैंने कहा तुम क्या समझ रहे हो भाई, क्या हो गया है तुम्हें, तुम बिल्कुल ही तुम्हारा सेंसर ऑफ हो गया है या तुम्हें लग रहा है कि तुम खुदा हो गए हो, क्या हो गए, तुम्हें इतनी अकल नहीं है कि एक शख्स फलाना नहीं कहो. फिर उसमें बहसबाजी काफी हुई. अल्टीमेटली ये हुआ कि बहसबाजी 1 घंटे बाद मैं उस मुकाम पे पहुंच गया था कि मैंने कुर्सी उसके ऊपर फेंक दी थी क्योंकि उसने भी कुछ कह दिया. अच्छा मैं ना भाईंदर में पला बड़ा हूं, थोड़ा मुझे देख के ऐसा लगता नहीं है कि मैं चौल में पला बड़ा हूं, पर मैं पला बड़ा वही हूं. तो मैं जितनी देर सभ्यता से बात करता हूं और उसके बाद सीधा भाईंदर पहुंचता हूं, बीच में गोरेगांव मलाड में रुकता नहीं. तो फास्ट ट्रेन.
हाँ फास्ट ट्रेन होता है, और फिर गड़बड़ हो जाती है, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मुझे गुस्सा ना आए। तो एनीवे वो सारा हुआ, और जिस शख्स के लिए मैं लड़ रहा था वो जा चुका था। वो पर मेकअप करा रहा था जाके। तो उसने ही, प्रोड्यूसर आया बीच में, उसने रोका उसको, प्रोडक्शन वाले को निकाला, फिर बोला भाई तू जिसके लिए लड़ रहा है वो है ही नहीं यहाँ, वो तो जा चुका है, तो तू क्यों कर रहा है ये? तब मैंने कहा अच्छा यार, ये तो थोड़ा मुझे अपने लिए लड़ना चाहिए, दूसरों के लिए नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि ये मेरा मेरा काम नहीं है। तो उसके बाद आपने गांठ बांध दी कि आप सिर्फ खुद के लिए लड़ोगे, या हाँ फिर आप मतलब मैं, चेंज नहीं हुए? नहीं मेरे को अगर बहुत ही ऑब्वियस कुछ होता हुआ दिखता है तो मैं बोल देता हूँ कि यार ये गलत हो रहा है, ये मत करो आप। आई और डोंट अब मैं थिंक थोड़ा, आई डोंट थिंक एनीबडी चेंजेस so drastically हाँ that you are a new personality altogether. हाँ ऐसा नहीं हो सकता, एक हद तक आदमी चुप रहता है, उसके बाद बोल देता है कि ये क्या चल रहा है भाई, मत करो। फाइन फाइन। सो सुमित, एक सवाल जो मेरे मन में इस वक्त आ रहा है वो ये है कि as I read about you, some reports say that permanent roommates changed your career. Some say that English changed your career, and some say it was Veere the wedding. हम्म हम्म। Pick one. See, I'll tell you something very honestly. I don't think any of these things changed my career. You know, uh, permanent roommates got me the kind of attention that I so craved for. You know, Hmm. or rather, that every actor craves for. Hmm. They all crave for the kind of attention that when they do something, it should reach more people. वरना मैं एक अंधेरी में कहीं कुछ करता रहूंगा और किसी को पता ना चले, उसका फायदा नहीं। तो परमानेंट रूममेट्स ने वो जरूर किया। पर मैंने कभी भी किसी प्रोजेक्ट पर ना वो बोझ डाला ही नहीं, या मुझे इतनी उम्मीद लगाई नहीं किसी प्रोजेक्ट से कि ये करके ना मेरा करियर कुछ हो जाएगा। Hmm. वो मैं बहुत पहले बंद कर चुका था। Hmm. एक 8-10 साल पहले मैंने 2-3 ऐसे प्रोजेक्ट किए थे जब मुझे लगा था कि यार ये करके तो पता नहीं क्या हो जाएगा, और फिर कुछ नहीं हुआ। जब 2-3 बार कुछ नहीं हुआ तो फिर मुझे लग गया कि ठीक है, ऐसे कुछ नहीं होता, तो जिसको होना होगा तो होगा, तो देयर इज नो पॉइंट putting that much hope, and all your expectations and all that burden on one project, that this project is going to change my life. So a lot of times when filmmakers come and say कि अरे यार आप ये कर लो रोल, ये आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा, ये ना आपका एकदम इससे लाइफ चेंज हो जाएगी, मैं वहीं रोक देता हूँ। मैंने कहा भाई ऐसा है, देखो हम तो अभी मिले है ना, अपनी कोई ऐसी जान पहचान नहीं, तो तू मेरी लाइफ चेंज करने का जिम्मा क्यों उठा रहा है यार? मेरे पिताजी भी नहीं कर रहे ये काम, तो जो मेरे बहुत करीब है वो भी मुझे लॉन्च नहीं करना चाह रहे, तू अभी मिला है मुझसे, तू मुझे लॉन्च करने की जिम्मे मत करिए। यू एंड आई हैव डिसाइडेड टू वर्क टुगेदर, वी विल वर्क ऑन दिस टुगेदर, इट आइदर बी अ गुड थिंग और अ बैड थिंग, एंड दैट्स ऑल देयर इज टू इट। डोंट डोंट टेक दैट लोड। क्योंकि वो मैं बड़ा देखता हूँ, कई एक्टर जो है ना एकदम ही भक्ति भाव में ऐसे एकदम जमीन के नीचे, मतलब पांव चाट के नीचे घुस जाते हैं डायरेक्टरों के, तो मुझे वो बड़ा अजीब लगता है। मैंने कहा ये कब हो गया कि वो गॉड हो गया, और वो बड़ा आदमी है तो उससे मैं तो छोटा आदमी नहीं हो जाता ना, या वो ज्यादा काबिल है तो उससे मैं कम काबिल तो नहीं हो जाता ना, तो मैं खुद को इतना कम क्यों आंकूं? तो कितना भी बड़ा डायरेक्टर हो, या कितना भी बड़ा प्रोजेक्ट हो, या प्रपोजल हो, इनफैक्ट जितना ज्यादा वो, कुछ लोगों की आदत होती है हम फला कंपनी से फोन कर रहे हैं, हम फला कंपनी का एक प्रोजेक्ट लेकर आए हैं आपके पास, और 5-6 बार जब वो अपनी कंपनी का नाम लेते तो मैं वही रोक देता हूँ। लेकिन तुमको कहानी सुनानी है या मुझे ये बताना है कि तुम लोग कितने बड़े लोग, चले जाओ, मत करो, मेरे को डराओ मत, करना है करो नहीं तो मत करो। तो वो आई एम वेरी क्लियर अबाउट दैट, आई डोंट गेट इंटिमिडेटेड। So what you're saying basically is that you don't believe in psychophancy. Am I right? इट्स रबिश। Psychophancy is rubbish. That's what you're saying. या Fine. But in hindsight, I would still like to repeat that question. Now, एक आप किताब लिख चुके हैं. जी Let's once again go through those chapters. या And सो आई टेल I'm यू। taking these 3 chapters now, which I mentioned. फिर भी अगर या मैं आपको कहूं कि चलो एक पर हाथ रखो, in hindsight तो आप कह सकते हो कि this was perhaps my turning point.
Yes, I'll tell you, as an artist it was. English was. क्योंकि उससे पहले ना मैं टीवी सीरियल कर रहा था और एक आधे मेन रोल मैंने कर लिए थे, और उसके बाद और बहुत सारे सीरियलों के काम मेरे पास आ रहे थे, और टीवी सीरियल में पैसा भी काफी आ रहा था। तो मुझे लगा कि यार मुझे आदत ना पड़ जाए इसकी, कि इतना पैसा और इतना फेम और ये काम मेरे पसंद का है नहीं। तो मुझे वो आदत अगर लग गई ना कि काम पसंद नहीं है फिर भी रोज आ रहे हैं, कर रहे हैं, और पैसा बहुत कमा रहे हैं, और 4 ऑडी ले ली, 3 फ्लैट ले लिए, 5 शादियां कर ली, वो करके मुझे लाइफ नहीं बितानी है। मुझे अच्छा काम करना है, ये मैंने सोचा है। तो मैंने उसके बाद सीरियल का काम लेना बंद कर दिया। तो अचानक से सारे पैसे धीरे धीरे खर्च होना शुरू हो गए। उस समय मुझे इंग्लिश विंग्लिश मिली। तो वो 2-3 साल जो मैंने काम नहीं किया पैसा कमाने वाला, मैं थिएटर कर रहा था, तो ऐसा नहीं है कि मैं It was एक्टिंग a नहीं करने difficult वाला, period. but it was difficult financially and I wasn't earning anything and it was tough. But I was persistent that मुझे वही करना है जो मैं करना चाहता हूँ, मैं ये नहीं करूँ। उस समय मुझे इंग्लिश विंग्लिश मिली और मुझे एक तरीके से रीअश्योरेंस हुआ कि नहीं, अच्छी फिल्में बनती हैं, अच्छे लोग फिल्में बनाते हैं, और ऐसे अनुभव भी होते हैं जिससे हर आर्टिस्ट एनरिच होता है, एंड इंग्लिश विंग्लिश वाज वन ऑफ देम. I met people from, I traveled to New York for the first time. I met actors who were from all over the world. We were doing workshops and I was working with Gauri Shinde and R. Balki. And I always thought that film people are a certain, carry a little chip on their shoulders and they're a little snobbish. I had that impression about film people because of my limited experience. But they were completely the opposite. They were very friendly. वो सबसे मिलके बात कर रहे थे, वो सबको इक्वली ट्रीट कर रहे थे, हर पात्र उतना ही इंपॉर्टेंट था उस फिल्म में, और वो जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको नजर भी आएगा वो। तो वो एक एनरिचिंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए, और मुझे पता था कि ये फिल्म खराब तो नहीं बन सकती। वो ये देखेंगे का फिल्म, तो सवाल ही नहीं है। आई थिंक आई हैव सीन इट 2-3 हाँ, times. So कि ये फिल्म इतने दिल से और इतने पायस लोगों फीलिंग्स के साथ बनाई गई है कि ये कैसे हो सकता है कि ये किसी के दिल को ना छू। तो मुझे वो समझ आ गया उस फिल्म से कि ये होना है, ये सारे पात्र जो है ये लोगों को याद रहेंगे, मुझे पता था, और वही हुआ। but I must tell you that even though you may not have been going through a difficult period, when Veere the Wedding released, that या film from Ekta Kapoor gave you a good role. Even the fact that you were surrounded by all these ladies around you, you या know, you still got noticed यस यस quite prominently. यस, एंड आई वाज एक्चुअली सरप्राइज्ड when they had cast me, when I think Mukesh Chavra had called me and said कि there is this film, I want you to do it. और वो असल में उसमें मेरी कास्टिंग हुई थी 1.5 साल पहले, जब हमारा परमानेंट रूममेट आ गया था। एक ट्रिपलिंग करके शो था, वो रिलीज हुआ था उस समय, उसकी हम डबिंग करते थे शायद, कि ऐसा ऐसा एक फिल्म बन रही है और उसमें करीना कपूर हैं और उनके ऑपोजिट आपको कास्ट किया जा रहा है। अरे क्या बात है, ये क्या हो गया? तो मैंने कहा हाँ हाँ, मतलब ये सवाल तो नहीं हो सकता कि आप करोगे या नहीं, ऑब्वियसली मैं करूंगा क्योंकि इतना अच्छा है और रोल भी अच्छा है। आप कह रहे हैं, मुझे एक बार स्क्रिप्ट भेज दीजिएगा, ऐसा ना हो कि सिर्फ मैं उनके ऑपोजिट खड़ा ही हूँ, कुछ बोलूं भी तो अच्छा रहेगा। तो तो मैंने पढ़ी स्क्रिप्ट और वो काफी अच्छा रोल भी था, लेकिन उसके बाद वो देन शी गॉट प्रेग्नेंट एंड वी कुडंट शूट द फिल्म. Initially I think they were considering should we take that into the story, and but then they realized that it's too much of a risk because you don't want to take chances, and so तो Because वो it will involve delay. shooting, her in a pregnant state and all that. हाँ, मतलब मे बी दे कैन accommodate that into the story or something, ऐसी बातें चली थी, पर फिर हुआ नहीं, और उन्होंने वेट किया 1 साल 1.5 साल। तो फिर मुझे लगा था कि अच्छा, वो जब 1.5 साल प्रोजेक्ट खिंच जाता है जनरली नहीं होता है वापस, तो मुझे लगा कि अरे यार, ये it was too good to be true and it's probably not happening, but it did happen. And yeah, it got me a lot of attention. I was doing dance numbers, and it was as filmy can get, and it was a good film. बड़ा अच्छा project था. I had a great time shooting with Kareena Kapoor. She was very professional. At no point did I feel like,
did I feel intimidated, to be very honest. Or she was very, very forthcoming, doing the cues and everything. In fact, मुझे ये भी लगा कि बहुत डेडिकेटेड वो लगी, और मुझे लगा कि यार इन्होंने तो काफी काम किया है, मुझसे कहीं ज्यादा काम किया है, मुझसे कहीं ज्यादा इन्होंने फेम भी देखा है, मुझसे कहीं ज्यादा पैसा भी कमाया, सब कुछ किया है। पर इसके बाद भी अगर वो सेट पे सबसे ज्यादा तैयार है अपने लाइनों के साथ, अपने जैसे जिस दिन हम गाना कर रहे थे, और एंड शी वाज आल्सो, यू नो, द बेबी वाज स्मॉल, सो शी हैड टू अटेंड टू द चाइल्ड आल्सो एट होटल एंड एवरीथिंग, एंड शी सेड आई डिडंट गेट टू मच टाइम टू रिहर्स द डांस, बट शी वाज ऑन पॉइंट. She was perhaps more prepared than all of us, and we had done 2-3 days of practice, you know. And I was just looking at her like, you know, वो कहना बड़ा आसान होता है कि यार इनको तो सब चीजें मिल गई है, या ये आसान होता है वो, पर वो बहुत मेहनत करते हैं, जेन्युइनली बहुत मेहनत करते हैं. जो भी उस टॉप 10-20 स्लॉट में है, हो सकता है आपको नजर ना आए, पर वो, वरना वो सस्टेन नहीं कर पाएंगे वो पोजीशन. So was there an equation that you could chat with her between the shots? You had time to share your thoughts? To be very honest, we were very professional. We chatted a little bit here and there, but no, we are not friends. We don't hang. We know each other, obviously, and she knows who I am. Yeah, it's respect nice for each other's work. Very yes. Incidental, I mean, rather very coincidental that today she's delivered her second baby. Oh, and nice. We are talking. Congratulations to her on that. So sweet. Yeah. So yeah, it's just been a few hours to the second baby, and must ask you one thing before we conclude this episode. Yeah. You had a separation from your wife at a point in your career where you were, you know, you had perhaps gained momentum of sorts. Mm-hmm. Did that break your concentration or take you a few steps back, and you had to once again rejuvenate yourself with a certain support system? No, not really. I was, there was a, we didn't have like a very, there was nothing nasty about it. There was nothing, of course it can't be a pleasant experience, but we, in that sense, we are very mature people. So there was nothing, I did go through some sort of a phase for a month or so, but I didn't let it affect my work. In fact, I took up a lot of work because I just wanted to get out of it. I just didn't want to think about it. So I, in fact, said yes to everything that came my way in those 6-7 months. So I literally had no time to sit and think. You know, I was shooting every day from one set to another, from this dubbing to ad film to Falana, Dinka. So you would have seen a lot of me around that time, and also doing some random things. You know, I did one voiceover for some show on Animal Planet or something like that. And, you know, I was doing random things, but I just told my manager that just take up whatever work we're getting. I just don't want to be, I just don't want to have time to think right now, because it'll probably throw me somewhere else. So yeah, I didn't let it affect me. And how is it going with you and Ekta and the new, I mean, your first baby? So who is looking after the baby more at night? Are you changing the wrappers if she goes to sleep after a hard day's work with the child? No, she's the one who's taking care of the child full time, to be very honest, because I keep traveling and all of that. And I mean, I do change diapers. It's not like I don't. I am not whatever embarrassed of that. But रात में मैं नहीं जाग पाता. मुझे एक्चुअली मैं बहुत गहरी नींद सोता हूँ, तो एक आधी बार जब मैं सोया बच्चे के साथ और उनके साथ, तो हल्का चीखा वीखा और मेरी तो आंखें नहीं खुली. आपको पता ही नहीं लगे यार ये क्या कर रहा है, तो तेरी आंख नहीं खुल रही. मैंने कहा इसका मैं कैसे इलाज करूं. मैं गहरा सोता हूँ,
he will have to cry a little louder if he wants Papa's attention. He can't be subtle about these things. So रात में एकता ही ज्यादा ख्याल रखती है, दिन में मैं होता हूँ, जब भी मैं वहां होता हूँ मैं बच्चे के इर्द गिर्द होता हूँ. टेक केयर ऑफ हिम. Plans of a second baby? No, I don't think. I'm good. You're good personally and you're good professionally also now. And Yes. I wish you all the best in your future assignments. And a big thank you to you from the entire team of eTimes. Thank you so much. Really appreciate it. Thank you.